बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 5वां लेक्चर है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। ये हमारा पार्ट 5 है चैप्टर 1 की लीनियर इक्वेशन मॉडल में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन: हाउ टू इंपोर्ट डेटा इन स्टेटा, हाउ टू रन वेज रिग्रेशन इन स्टेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन आउटपुट, एंड देन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एंड देन वी विल डिस्कस forecasting. We can see that in previous lecture we use only estimate in regression coefficient but not estimated the analysis of variance. मतलब ये है कि हम इस ईव्यूज़ के आउटपुट को दे के हमने जो प्रीवियस लेक्चर में वेज रिग्रेशन रन किया था ईव्यूज़ के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो वो जो ये जो है हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो इस ईव्यूज़ के आउटपुट में हमारे साथ जो है वो नहीं है, ठीक है। However, stata produce not only the coefficient, their standard error, and the aforementioned information, but also the analysis of variance table. It also gives the 95% confidence interval for each estimated coefficient, as shown in table 1.3. As you can see, there is not much difference between EVUs and stata in the estimate of the regression coefficients. A unique feature of stata is that it gives the 95% confidence interval for each coefficient computed from equation 1.14. मतलब ये है कि जो स्टेटा है वो हमें स्टेटा में ये खूबी है कि हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी देता है और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल भी हमें जो है वो देता है, ठीक है। और रिग्रेशन में हम जो ईव्यूज़ की सॉफ्टवेयर पे हम रिग्रेशन रन करते हैं तो हमें जो है वो सिर्फ कोएफिशिएंट देता है और बाकी सारे स्टैटिस्टिक देता है, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं देता और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नहीं देता, ठीक है। इस तरह ये हमारे साथ जो है स्टेटा की आउटपुट है, ठीक है। ये हमें जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दी है और यहाँ पर हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल का अनुभव भी दी है, ठीक है। यहाँ पर जो है स्टेटा की जो आउटपुट है वो हमने 2 पार्ट्स में तकसीम किया है। एक को हमने टेबल 1.3 कहा है और दूसरे को हमने टेबल 1.4 कहा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू एस्टिमेट द अबव मेंशन्ड टेबल 1.3 एंड 1.4 इन स्टेटा। द आंसर इन द फॉलोइंग स्टेप्स. First, we will open the stata and then import data from Excel file to stata and then run regression. First, we will open the stata. मतलब ये है कि अगर हम स्टेटा को ओपन करते हैं, ठीक है, तो इस तरह हमारे साथ एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर लिखा है ये हमारे साथ है हिस्ट्री ऑफ कमांड। मतलब यहाँ पर हमारे साथ है हिस्ट्री ऑफ कमांड। यहाँ पर जो है फाइल्स विल बी सेव्ड हियर, ठीक है। और यहाँ पर जो कमांड लिखा है राइट कमांड हियर, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा है ये जो जगह है इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ईच वेरिएबल हियर, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर जो है वेरिएबल इन डेटा सिट हियर, ठीक है। और यहाँ जो जगह है दरमियान में इसको हम आउटपुट यहाँ पर हमारे साथ जो है वो आता है, ठीक है। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल टू स्टेटा. Open your dataset Excel, open the Excel file table 1_1. मतलब ये है कि हम जो है वो अपने पहले जो है हम डेटा सेट्स जो है वो एक्सेल का जो डेटा सेट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में गुजराती बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया था, हम इसको ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम जो है टेबल जो हमारे साथ जो एक्सेल फाइल है टेबल 1_1 को ओपन करेंगे, ठीक है। जब हम टेबल 1_1 को ओपन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह हमारे साथ जो है एक एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो है इसको एक्सेल की शीट में जो वेज है, फीमेल है, नॉन वाइट है, यूनियन है, एजुकेशन एक्सपीरियंस है, इसके डेटा को मैं सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड देन कॉपी यूर सेलेक्टेड डेटा, फिर मैं इसको जो है कॉपी कर लूँगा या सिंपली जो मैं क्या करूँगा Ctrl+C सिलेक्शन के बाद जो है मैं Ctrl+C का कमांड लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा स्टेप जो है हाउ नाउ कम टू स्टेटा, क्लिक ऑन डेटा एडिटर। फिर जो है मैं स्टेटा पे आ जाता हूँ। मैंने अपने स्टेटा ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ डेटा एडिटर जो है वो यहाँ पर मैं मेन मेन्यू पे आ गया, ठीक है। और डेटा एडिटर पे मैं आ गया, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर दिया। जब मैंने इसको ओपन कर दिया द न्यू विंडो विल बी ओपन। न्यू विंडो जो है हमारे साथ इस तरह जो है वो ओपन हो गया। इस पे मैंने जो है
पेस्ट कर दिया या मैंने कंट्रोल वी जो है कमांड लगाए, ठीक है। इसके बाद इस तरह हमारे साथ एक विंडो ओपन हो गया, ठीक है। इसमें है इसमें हमारे साथ है दो ऑप्शन हमें दिए है, ट्रीट फर्स्ट रो एज डेटा एंड सेकंड वो ऑप्शन इज ट्रीट फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम, ठीक है। तो मैं जो है जो नीचे जो सेकंड ऑप्शन है मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जब मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह हमारे साथ एक विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्ट डाटा, तो इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली अपना डाटा जो है अपलोड इंपोर्ट किया फ्रॉम एक्सेल फाइल टू स्टेटा, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ आता है रन रिग्रेशन इन स्टेटा, मतलब रिग्रेशन जो है स्टेटा में हम कैसे रन कर सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे साथ, एक तरीका हमारे साथ है रन रिग्रेशन थ्रू कमांड के जरिए भी हम रिग्रेशन जो है वो रन कर सकते हैं, और दूसरा स्टेप हमारे साथ है रन रिग्रेशन थ्रू क्लिकिंग सिस्टम, और दूसरा तरीका हमारे साथ है कि हम जो है प्रॉपर क्लिकिंग सिस्टम के जरिए जो है वो रिग्रेशन को रन कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा है रन रिग्रेशन थ्रू कमांड, ठीक है। पहला हमारा तरीका है कि हम रिग्रेशन को कैसे रन करें, ठीक है। रन रिग्रेशन थ्रू प्रॉपर कमांड, ये मैं कमांड में आ गया, ठीक है, स्टेटस में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा रिग्रेस वेज, पहले जो है मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखा, ठीक है, और इसके बाद मैंने स्पेस डाला, बाद में मैंने जो फीमेल है, नॉन वाइट है, यूनियन है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ये यहाँ पर याद रखो कि मतलब कमांड में जो आप लिखोगे रिग्रेस, मतलब ये रिग्रेस जो है ये अपनी लाजमी लिखनी है, ठीक है। यहाँ फिर जो है स्पेस, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल लिखो और बाद में सारे जो है वो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखो, ठीक है। इसके बाद आपने इंटर करो तो आपका जो सारे जो रिग्रेशन की आउटपुट है वो जो है वो एस्टिमेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे साथ है रन रिग्रेशन थ्रू क्लिकिंग सिस्टम्स, ठीक है। दूसरा तरीका हम जो है वो क्लिकिंग सिस्टम के जरिए भी हम रिग्रेशन को रन कर सकते हैं। तो मैं मेन्यू स्टेटा में मैं मेन मेन्यू पे आ गया, ठीक है। मैंने स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट कर दिया, फिर हमारे साथ एक न्यू विंडो ओपन हो गया। फिर मैंने लीनियर मॉडल एंड रिलेटेड कुछ सेलेक्ट कर दिया, इसमें हमारे साथ आ गया लीनियर रिग्रेशन, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारे साथ एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है, मैंने वेज को सेलेक्ट कर दिया, और इसके बाद हमारे साथ आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फीमेल, नॉन वाइट, यूनियन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये मेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है ये मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड देन ओके। इसके बाद मैंने ओके कर दिया, तो हमारे साथ जो है रिग्रेशन की जो आउटपुट है वो एस्टिमेट हो गया, ठीक है, स्टेटा आउटपुट। ये जो है यहाँ पर जो आउटपुट है इसको मैंने बुक में जो है 1.4 टेबल 1.4 का नाम दिया है, और यहाँ पर जो आउटपुट है इसमें इसको टेबल 1.3 का नाम दिया है, ठीक है। ये हमारे साथ जो है हम स्टेटा की आउटपुट को देखें तो हम यहाँ पर हमें एनोवा का टेबल भी यहाँ दिया है, और यहाँ पर हमें जो है रिग्रेशन भी रन हुआ है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल की आउटपुट भी हमें दी है। ये जो है ये खूबी है मतलब स्टेटा की एस्टिमेशन में, ठीक है। अभी हम जो है हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया हम उसी प्रैक्टिकल कर देते हैं कि हम जो है वेज रिग्रेशन को स्टेटा में हम कैसे रिग्रेस करते हैं, ठीक है। पहले जो है मैं अपने एक्सेल जो यहाँ पर हमारा डाटा है वो एक्सेल फाइल में आ गया, ठीक है। ये वही डाटा है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल जो गुजराती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जो बुक में वही डेटा इस्तेमाल हुआ है वो हमने डाउनलोड किया था। तो मैंने वही डेटा जो इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैंने वही डेटा एक्सेल फाइल को मैंने ओपन कर दिया। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर टेबल 1_1 को ओपन कर दिया, क्योंकि ये टेबल जो है ये चैप्टर 1 में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है ओपन करने के बाद मैंने ये हमारा जो है जो बुक में ये 6 वेरिएबल जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है, वेज, फीमेल, नॉन वाइट, यूनियन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको मैंने नीचे तक जो है वो ट्रैक कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इसको कमांड लगाता हूँ Ctrl+C या आप भी कॉपी कर सकते हो, या जो है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है वो अब अपना स्टेटा को ओपन कर लो, ठीक है।
ये मेरे साथ जो है स्टेटा जो है वो ओपन हो गया है। स्टेटा ओपन की बाद जो है मैं डेटा एडिटर पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे साथ न्यू विंडो जो है वो ओपन हो गया। न्यू विंडो ओपन के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल वी भी लगा सकता हूँ, मतलब डेटा जो है आप जो आपने डेटा कॉपी की है यहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपके साथ जो है एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। दो ऑप्शन है यहाँ पर हमें दी है, ट्रीट फर्स्ट रो एज डेटा एंड सेकंड ऑप्शन इज ट्रीट फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम। तो मैं दूसरी ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो है मेरे साथ मेरा डेटा जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया फ्रॉम एक्सेल फाइल टू स्टेटा, ठीक है। ये डेटा जो है ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपना वेरिएबल देख सकते हो, वेज, फीमेल, नॉन वाइट, यूनियन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद हम रन रिग्रेशन करेंगे, ठीक है। पहला तरीका हमारे साथ क्या है, रन रिग्रेशन थ्रू कमांड, ठीक है। तो मैं स्टेटा में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लिखा रिग्रेस, यहाँ पर मैंने लिखा रिग्रेस के बाद मैंने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल पहले लिखा और इसके बाद मैंने अपना सारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई रिपीट, पहले जो है आप रिग्रेस कमांड लिखो, ठीक है। इसके बाद जो है डिपेंडेंट वेरिएबल अपना लिखो, हमारे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल वेज है, और इसके बाद जो अपना सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखो, ठीक है। इसके बाद मैंने इंटर कर दिया। इंटर के बाद जो है हमारा वेज रिग्रेशन जो है वो एस्टिमेट हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मेरी जो है यहाँ पर जो स्टेटा की आउटपुट है, ठीक है, ये एनोवा है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। और यहाँ पर हमारे साथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और यहाँ पर हमारे साथ है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। दूसरा तरीका है वेज रिग्रेशन का, वो क्या तरीका है, वो ये है रन रिग्रेशन थ्रू क्लिक इन सिस्टम। क्लिक इन सिस्टम के जरिए भी हम रिग्रेशन को रन कर सकते हैं इन स्टेटा, ठीक है। तो मैं मेन मेन्यू पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टैटिस्टिक को सेलेक्ट कर दिया। स्टैटिस्टिक के बाद मैंने लीनियर मॉडल एंड रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर मैंने लीनियर रिग्रेशन को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे साथ एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो गया। न्यू विंडो में इस तरह हमें यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है और यहाँ हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है। इसका मतलब ये है कि मतलब आप अपना यहाँ पर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल लिखो। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वो वेज है और यहाँ पर जो है वो अपना सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखो। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर आप जो है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालो, ठीक है। इस तरह मैंने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाला, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टैटिस्टिक है आपने ऐड करने हैं या नहीं ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, तो एंड देन ओपन। ओके के बाद हमारे साथ जो है वो रिग्रेशन जो है रिग्रेशन की आउटपुट जो है वो आ गए और रिग्रेशन जो है सक्सेसफुली एस्टिमेट हो गए, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारे साथ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है और ये हमारे साथ रिग्रेशन की कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गए, ठीक है। इसके बाद हम जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन आउटपुट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन आउटपुट। यहाँ पर जो टेबल 1.3 है, ठीक है, इसकी जो आउटपुट है और जो हमने अभी एस्टिमेट किया स्टेटा में प्रैक्टिकली, ठीक है, इन दोनों की आउटपुट जो है सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि हमने डेटा जो है इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जाम्पल में जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वही, और यहाँ पर जो हमने डेटा इस्तेमाल किया वही सेम है क्योंकि वहाँ की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, तो इसकी रिजल्ट जो है इसलिए सेम है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फीमेल की जो कोएफिशिएंट है और नॉन वाइट की जो कोएफिशिएंट है ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि मतलब ये जो फीमेल है और नॉन वाइट है, ये फीमेल और नॉन वाइट की जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव रिलेटेड टू वेज फंक्शन, वेज, ठीक है। और यूनियन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस की जो कोएफिशिएंट है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि यूनियन एंड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट टू वेजेस, ठीक है। इस तरह हमारे साथ जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पर हमें लिखा है, ये जो है ये ऊपर जो यहाँ पर फार्मूला लिखा है, ठीक है, इसके ज़रिए हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। और इसका फार्मूला ये है बीटा के प्लस माइनस टी अल्फा डिवाइड बाई 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा के। तो बीटा के का मतलब ये है यहाँ पर जो रिग्रेशन की कोएफिशिएंट है बीटा के हमने इसलिए के लिखा है कि
kth ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर बीटा का वैल्यू जो है हमारे साथ, यहाँ पर मैंने मिसाल के मैं फीमेल के लेता हूँ, तो हम बीटा की वैल्यू यहाँ पर -3.07 डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस माइनस डालेंगे, ठीक है। टी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2, टी अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 यहाँ पर हम जो टेबुलेटेड वैल्यू से हमें देता है, ठीक है। ये हमारे साथ 2 आ गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा क्या है, ये जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा के हम इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, तो हमारे साथ ये जो हम इसको प्लस और माइनस करेंगे, तो हमारे साथ जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गई, ठीक है। ये हमारे साथ अपर लोअर इंटरवल है, लिमिट है, ठीक है। और ये हमारे साथ है अपर इंटरवल लिमिट, सही ना, सही है जी, सही है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रू पॉपुलेशन की वैल्यू है वो इन दोनों के दरमियान की जो रेंज है यहाँ पर आएंगे। मतलब ये है कि फीमेल की जो ट्रू पॉपुलेशन की जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह नॉन वाइट की भी यहाँ पर भी आ जाते हैं सारे, जो मतलब आप इसको इस फार्मूले में पुट करोगे, ठीक है, तो ये हमारे साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो एस्टिमेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मीन वेज ऑफ अ यूनिट चेंज इन अ वैल्यू ऑफ ए रिग्रेसर। यहाँ पर जो टेबल 1.3 की जो आउटपुट है या ये जो कोफिशिएंट है मैंने ए टू जी जो है वो इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि फीमेल और नॉन वाइट की जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो वेज को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, और यूनियन और एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जो वेज जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है ये जो यूनियन और एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है वेज को, ठीक है। The female coefficient of -3.07 means holding all other variable constant, then the average female hourly wage is lower than the average male hourly wage by about $3। इसका मतलब ये है कि मतलब जो फीमेल की जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, -3.07 है। इसका मतलब ये है कि फीमेल की जो सैलरी है वो मेल की निस्बत वो -3.07 $3 जो है वो कम होगी, और मेल की जो सैलरी है वो $3 फीमेल की जरिए जो है फीमेल की निस्बत ज़्यादा होगी, ठीक है। और फीमेल की सैलरी जो है वो मेल से कम होगी, ठीक है। Similarly, satisfactory best the average hourly wages of a non-white worker is lower by about $1.56 than a white worker wage। मतलब ये है यहाँ पर जो हमारे साथ नॉन वाइट की जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, -1.56 है। इसका मतलब ये है कि नॉन वाइट बंदा जो है वो इसकी सैलरी जो है वो -$1.56 वाइट की बंदी की निस्बत कम होगी, ठीक है। और वाइट जो बंदा है, जो सफ़ेद बंदा है, उसकी तनख्वाह जो है इसकी तनख्वाह जो है 1.56 जो है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत नॉन वाइट की, ठीक है। The education coefficient we can see that is positive. The education coefficient suggests that the average hourly wages increase by about 1.37 for every additional year of education satisfactory। इसका मतलब यह है कि जो एजुकेशन की जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो +0.37 है। इसका मतलब ये है कि अगर बंदा जो है हर साल जो है वो एजुकेशन करता है, मतलब अगर वो एडिशनल ईयर जो है वो एजुकेशन कर लेता है, मतलब एक ईयर ज़्यादा कर लेता है, तो इसकी तनख्वाह में जो है 1.37 जो है उसकी तनख्वाह में इजाफा होगा, ठीक है। इस तरह हम एक्सपीरियंस की जो कोफिशिएंट है वो भी हम देख सकते हैं, वो हमारे साथ है 0.16, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है अगर बंदा जो है एक साल जो है इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो इसकी तनख्वाह में भी 0.16 जो है इजाफी होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल कंसीडर फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा के ± t अल्फा डिवाइड बाई 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा के इज इक्वल टू 1 - अल्फा। 1 - अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा जो है वो हमारे साथ 5% कॉन्फिडेंस अल्फा जो है वो हमारे साथ 5% होता है, तो ये 1 - अल्फा जो है वो हमारे साथ क्या है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। Consider for example the education variable. All thought the single best estimate of the true education coefficient is 1.3703. The 95% confidence interval is 1.24110 to 1.4995. Therefore we can say that
we are 95% confidence interval that the impact of an additional year of schooling on hourly earnings is at least $1.24 and at most $1.49 ceteris paribus, holding other things constant. So if you hypothesize that the true education coefficient is say 1.43, as noted earlier, we cannot say that 1.43 lies in this interval because this interval is fixed. Therefore 1.43 either lies in this interval or does not. All we can say is that if we follow the procedure of establishing confidence interval in the manner of equation 1.14 in repeated sampling, we will be responsibly sure that the confidence interval includes the true beta k. Of course we will be wrong 5% of the time. इसका मतलब ये है कि मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमें ये बताता है कि ट्रू पॉपुलेशन को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो ये जो है हमें एक रेंज देता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को एस्टिमेट की है। ठीक है, ये हमें रेंज देता है कि मतलब ट्रू पॉपुलेशन जो है वो फीमेल की हमें पता नहीं है। ठीक है, तो फीमेल की जो वेज है वो हमें जो है पता नहीं है, तो हमने इसको एक इंटरवल जो है हमने सेट किया है कि मतलब इसकी जो फीमेल की जो वेज है वो इन दोनों इंटरवल के दरमियान में होगा। ठीक है, इस तरह एजुकेशन की जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है एजुकेशन वो भी हमें जो है पॉपुलेशन की पता नहीं है, हम इसको जो है एक रेंज देते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिशियन जो है वो एक रेंज देते हैं। ठीक है, कि मतलब जो है वो ट्रू पॉपुलेशन जो है वो इन दोनों रेंज के दरमियान में होगा। ये हमारे साथ लोअर लिमिट है, ये हमारे साथ क्या है अपर लिमिट है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है ट्रू पॉपुलेशन की पता नहीं होता, तो हम इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल के जरिए जो है हम इसको रेंज देते हैं कि मतलब इन दोनों के दरमियान जो है ये ट्रू जो है ये हमारे साथ होगा। और यहाँ पर जो हम ट्रू पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी गलती की जो चांसेस है वो 5% हो सकते हैं। मतलब इसमें जो है ये जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम कर देते हैं इसमें 5% गलती की गुंजाइश होता है और 95% जो है वो ठीक होने की गुंजाइश होता है। ठीक है, नेक्स्ट test of the overall significance of the regression. To test the hypothesis that all slope coefficient are simultaneously equal to 0, all the regressor have 0 impact on hourly wage. Stata produce table 1.4. The analysis of variance gives the breakdown of the total sum of square into two components. One explained by the model called the explained sum of square ESS. That is the sum of square explained by the chosen model, and the other not explained by model is called residual sum of square. मतलब ये है ये जो कोएफिशिएंट ये टेस्ट ऑफ द ओवरऑल सिग्निफिकेंट ऑफ द रिग्रेशन, मतलब जो हमने जो रिग्रेसर लिया है, मतलब जो फीमेल हमने ली है, नॉन वाइट हमने ली है, एजुकेशन हमने ली है, यूनियन हमने ली है और एक्सपीरियंस जो हमने ली है, ये टी स्टेटिस्टिक जो है वो हमें सिर्फ दो वेरिएबल के दरमियान, एक वेरिएबल के दरमियान जो है वो हमें सिग्निफिकेंट बताता है। और ये जो एफ स्टेटिस्टिक है या हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा जो है वो हम जो है ओवरऑल सिग्निफिकेंट ऑफ द पैरामीटर के लिए जो हम इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, जो चेंजेस आते हैं, जो टोटल वेरिएशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे साथ टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, हम इसको प्लस रिजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये है कि जो वेज में जो चेंजेस आएंगे वो हमने जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ली है इसकी वजह से भी आएगी। ठीक है, और प्लस जो अदर फैक्टर्स है उसकी वजह से भी आएगी। ठीक है, now each sum of square has its associated degree of freedom. The TSS has n-1 degree of freedom, for we lose 1 degree of freedom in computing the mean value of the dependent variable y from the same data. ESS explained sum of square has k-1 degree of freedom, the k regressor excluding the intercept term, and RSS has n-k degree of freedom, which is equal to the number of observation n minus the number of parameters estimated including the intercept. Now if you divide the explained sum of square by its
degree of freedom and divide residual sum of square by its degree of freedom, you obtain the mean sum of square of explained sum of square and residual sum of square, and if you take the ratio of the two mean square, you obtain the f value. F is equal to ss divided by degree of freedom whole divided by rss डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि जो हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं, इसकी जो कोफिशिएंट है, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 होगा, ठीक है। और हम जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो लेते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ k-1, इसका k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है। और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे साथ n-k होगा। n-k में हमारे साथ जो है ये जो k है, k का मतलब ये है कि जो हमने पैरामीटर एस्टिमेट की है वही यहाँ पर जो n-k हमने लिखा है यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो k है यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। जब हम इस दो रेशियो को मतलब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इस ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो हमारे साथ जो रेशियो में आ गया इसको हम एफ स्टैटिस्टिक कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, एफ स्टैटिस्टिक आ गया। एफ स्टैटिस्टिक जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, एफ स्टैटिस्टिक जो है हम यूज़ करते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल। मतलब हमने जो ओवरऑल मॉडल में जो भी वेरिएबल हमने लिए है, हमने फीमेल ली है, हमने यहाँ पर ली है कि वेज इज अ फंक्शन ऑफ फीमेल नॉन वाइट एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड यूनियन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो ये हमें ओवरऑल सिग्निफिकेंट ऑफ द मॉडल के बारे में बताता है कि मतलब आपका ओवरऑल मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। एफ स्टैटिस्टिक हमें ये बताता है। और इसकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो पैरामीटर्स हमने दिए है, ठीक है, मतलब फीमेल नॉन वाइट यूनियन एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये इसकी नल हाइपोथेसिस ये है कि इसकी ये हमारे साथ क्या है, ज़ीरो है, मतलब इसका वेज के साथ बिल्कुल रिलेशनशिप है नहीं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका ये है कि इसका एटलीस्ट वन वेरिएबल जो है वो वेज को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इन आवर एग्जांपल द एफ वैल्यू इज अबाउट 123 which is the same as that obtained from EVU's output as the table shows. The probability of obtaining such n per greater is practically zero, suggesting that the null hypothesis can be rejected. There is at least one regressor that is significantly different from zero. If the analysis of variance table is not available, we can test the null hypothesis that all slope of coefficient are simultaneously equal to zero. That is beta 2 is equal to, ये beta 2 जो है ये हमारे साथ क्या है, फीमेल है, इज इक्वल टू beta 3 हमारे साथ क्या है, नॉन वाइट है, और beta 4 हमारे साथ क्या है, एजुकेशन है, और बाकी जो है वो बीटा के तक हम जो है अपने जितने भी वेरिएबल हम डाल सकते हैं। ये इसके नल हाइपोथेसिस क्या है, ये ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल वेरिएबल है वो वेज को इफेक्ट नहीं कर रहा है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ये है कि एटलीस्ट वन वेरिएबल जो है वो वेज को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाय यूजिंग एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर स्क्वायर विच इज एज फॉलोज। दूसरा फार्मूला भी हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसकी ये फार्मूला जो है, ठीक है, और ये फार्मूला ये दोनों सेम है, ठीक है। f is equal to r square divided by k-1 whole divided by 1 minus r square divided by n-k. Since the r square value is produced by all software packages, it may be easier to use equation 1.18 to test the null hypothesis. For our example, the computed r square is 0.32. Using this value, we can obtain f statistic is equal to, if we put all the values in f statistic formula, the f statistic is equal to 122.60, ठीक है। इस तरह मतलब हम एफ स्टैटिस्टिक की प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एफ स्टैटिस्टिक की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो है इसका मतलब ये है कि हम जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा वो जो ओवरऑल मॉडल है, यहाँ पर भी हम ये बताते हैं कि हमारा जो ओवरऑल मॉडल है वो बेस्ट है, ठीक है। वो ओवरऑल मॉडल जो है वो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फोरकास्टिंग, sometime we may want to use the estimated regression model for forecasting purpose.
return to our wage regression given in table 1.2. Suppose we are given information about a prospective wage earner concerning his or her x values. Given that information and the regression coefficient given in table 1.2, we can easily calculate the expected average wage of this person. Whether that prospective wage earner will actually get the wage calculated from the regression in table 1.2 cannot be told with certainty. All we can say is what a person with the given x characteristic might earn. This is the essence of forecasting. forecasting का मतलब ये है टू प्रिडिक्ट और एस्टिमेट इन अ फ्यूचर वैल्यू। मतलब ये है कि हम जो प्रीवियस डेटा जो है वो हम एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है हम फ्यूचर मालूम करते हैं। मतलब जो है प्रीवियस जो डेटा है या हम जो करंटली डेटा है हम इसको एस्टिमेट कर देते हैं, और जो फ्यूचर जो है हम उसको फिर प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग। इस तरह मैंने वेज की जो यहाँ पर मैंने वेज जो हमने प्रीवियस में जो है एस्टिमेट किया है, ये हमारे साथ ये वेज जो है आ गया, ठीक है। यहाँ पर फीमेल है, ये जो वेरिएबल है ये हमारे साथ जो है फीमेल है। यहाँ पर मैंने कोड डाला है 1। तो डेटा के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि मतलब वो 1 पर वो डेटा उसने इस तरह कलेक्ट किया गया कि फीमेल के लिए उन्होंने 0 को यूज़ किया गया था और मेल के लिए उन्होंने 1 यूज़ किया गया था, ठीक है। इस तरह हमारे साथ वो नॉन वर्ड है, वो यहाँ पर मैंने 1 किसके लिए है, यहाँ पर मैंने कोडेन डाला है, ठीक है, यहाँ पर मेल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नॉन वाइट की जो है यहाँ पर मैंने वाइट लिया है, मतलब 1 को मैंने डाला है, ठीक है। इस तरह मैंने मतलब रिप्लेस की फीमेल की जगह मैंने 1 डाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नॉन वाइट की जगह 1 डाला है, और यहाँ पर जो यूनियन है 0 पर नॉन यूनियन और 1 पर यूनियन, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 डाला है मतलब नॉन यूनियन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 1 डाला है। 1 का मतलब ये है कि एजुकेटेड पर्सन, और 0 का मतलब यहाँ का क्या है, नॉन एजुकेटेड पर्सन। यहाँ पर मैंने 1 डाला है। इस तरह एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस वर्क कर रहा है तो यहाँ पर 1 डालो, और एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर 0 डालो। इसकी कुछ वैल्यूज़ आएगी, तो हम इसको ये जो हमने यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट किया, इस वैल्यूज़ को फीमेल और तो एक्सपीरियंस और नॉन एजुकेशन सारा जो हमने यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट किया, इस जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, सबको, ठीक है, तो ये हमारे साथ इसकी कुछ वैल्यू आएगी, मतलब या 10 आएगा या 15 आएगा या 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेज की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर अगर वेज की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये है हमने फोरकास्टिंग कर दी, ठीक है। इस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Thanks for watching my video. Please subscribe to my YouTube channel Economics and Econometrics. Please subscribe my YouTube channel and bell the icon. Allah Hafiz. Thank you.